हेलो एवरीवन, आपका सब्जेक्ट टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। और अब आज हम करा रहे हैं चैप्टर सेकंड साइंस सिक्स्थ क्लास का। ये हमारा चैप्टर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है साइंस का, क्योंकि वो पहले हाफ अधूरा रह गया था, तो इसको हम अब कंप्लीट करते हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो आप इसमें क्या था कि इसमें हम वसा पर थे। तो इसमें क्या है कि कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। तो यह पता चलता है इसके बाद यदि कागज़ पर तेल या कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो क्यों विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा होती है। तो वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और वसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन के एक समूह को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को ही हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी शरीर, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए से क्या मिलता है हमारे शरीर को? तो इससे ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि हमें रात में दिखाई नहीं देता ढंग से। तो यही विटामिन ए हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, अगर इसकी कमी को हमें पूरा कर लें तो विटामिन सी से बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करता है? विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, विभिन्न विटामिनों के समृद्ध भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात का अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। तो पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आहारी रेशों को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि रुक्षांश हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो रुक्षांश हमें किससे प्राप्त होते हैं? रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल,
आलू, ताजे फल तथा सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे शरीर का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि वृक्षांश क्या काम करते हैं, तो ये हमारे अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका वृक्षांश का, ये आहारी रेशे का काम होता है। ठीक है, अब क्या है आपका, अब बात करते हैं हम जल की। तो जल क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित जो जल होता है वो क्या करता है कि भोजन में जितने भी उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो क्या करता है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आपने देखा होगा कि पसीना आ जाता है तो उसमें क्या है, वो जल ही तो होता है जो शरीर से निकलता है। तो वो जल के थ्रू क्या होता है कि वो जो गंदगी होती है, जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या करता है जल, इस तरीके से ये सहायता करता है हमारे। तो सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आगे चलते हैं क्रियाकलाप 3 पे। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टमाटर और नींबू आपके फल हैं या सब्जी हैं। तो एक्चुअल में ये आपके फल ही हैं, क्योंकि इनमें बीज होते हैं और जिनके अंदर बीज होते हैं उनको हम फलों की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? गीले होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो संतुलित आहार, अब हम संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं। तो संतुलित आहार क्या होती है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई भी पोषक ना तो अत्यधिक हो और ना ही बहुत कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश जल भी होना चाहिए। इसी प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जी बिल्कुल, आयु के अकॉर्डिंग ही हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और हमारे जो कार्य हो उसके शारीरिक कार्य पर ही हमारा संतुलित आहार डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि अभी शहरों में क्या होता है कि लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग तरीके का संतुलित आहार लेना होता है, कम ही खाना चाहिए। जबकि जो फिजिकल वर्क जो बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए अधिक ज़रूरत पड़ती है। जैसे खेतों में काम करते हैं किसान, या फिर जो फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, मजदूर वर्ग होता है, तो इनके लिए अलग रहता है। तो इससे डिफरेंट होता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं इसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व किण्वित भोजन क्या दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली, ये किण्वित भोजन होता है। जिस इडली हो गया। आटे का मिश्रण क्या होता है? आटे का मिश्रण में क्या होता है? मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना। तो केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी है वही संतुलित आहार ले सकते हो। आपको कम पैसों में भी संतुलित आहार मिल सकता है। बहुत ही, जैसे कि आपके चने हो गए, चने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ये सब होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मूंगफली हो गई कि हर बंदा क्या है कि आप आलमंड्स नहीं ले सकता, बादाम ले सकता, लेकिन मूंगफली हर कोई परचेज कर सकता है। तो वो हर चीज़ मतलब आप अपने शरीर में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही संतुलित आहार खा सकते हैं। तो पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं या क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है?
तो पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जब आप कई बार धोओगे तो उनके विटामिन नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे कि आप राइस को धोते हैं तो राइस को धोने के बाद में उसमें जो स्टार्च वगैरह जो भी होता है वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो सब्जियों तथा फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण खनिज लवण होते हैं। चावल की दालों को बार बार धोने में उस पर स्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। तो यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है उसके बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि किसको पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, मतलब किसको गर्म करने पर कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल करना चाहिए। भुजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वसा की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी और ये सारी चीज़ें वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ये सब ठीक था? निसंदेह नहीं। इसका इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकती है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मोटापे का कारण क्या है? मोटापे का कारण होता है अत्यधिक वसा भोजन में। ठीक है, तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह अभाव से ग्रसित हो जाता है। देखिए, जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है जिसको उसको पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से खाना मिल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि खाने में प्रोटीन की कमी को कर देते हैं। अगर वो प्रोटीन की कमी काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, अगर प्रोटीन नहीं दिया जाता है उसको, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से अभाव से ग्रसित हो जाता है। और या फिर अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियों का उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है और उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इससे वृद्धि रुक जाती है। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि, ये बहुत सारी बीमारियां इसके बिना इससे हो जाती है अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला पतला कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हाँ, ये एक इसमें मेन पॉइंट है कि मतलब इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में, अब विभिन्न क्षेत्रों का भोजन है लेकिन हर क्षेत्र में इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है कि इसमें जो मतलब उसमें सारे विटामिन, सारी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र में जो भोजन है वो इस तरीके का बना है कि उसमें पूरी तरीके से विटामिन नहीं है। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, अब इसके अंदर सारणी 2.3 में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। जैसे विटामिन, खनिज दे रखे हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता। इसमें दृष्टि हमें दिखाई नहीं देता। लक्षण क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना, तो ये इसमें विटामिन ए की कमी से होता है, हमें दिखाई नहीं देता। विटामिन 1 की कमी से वेरी होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी रहती है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये बहुत फेमस है, स्कर्वी कोई भी लिख देता है, याद हो जाता है ये 2 मिनट में ही। स्कर्वी तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव, जब ये अधिक जो घाव वगैरह हो जाते हैं मसूड़ों में, तो ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमें खट्टे फल ज़्यादा खाने चाहिए अगर किसी के मसूड़ों से खून निकलते हैं तो। विटामिन डी क्या होता है? रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो कैल्शियम
कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां दंत क्षय। ठीक है, तो इसमें आयोडीन की क्या है, घेंगा। आपको आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है कि घेंगा हो जाता है, कि गले में आपने देखा होगा कुछ लोगों के वो घेंगा सा बन जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, वो गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, तो बच्चों में मानसिक विकलांगता भी इससे हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन का ध्यान रखना चाहिए, नमक जो आप जो डालते हैं खाते हैं उसे। लोह अरक्तता, लोह अरक्तता मतलब कमजोरी, इसमें कमजोरी आ जाती है। तो संतुलित आहार के इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो संतुलित आहार वेरी कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। तो इसमें आपका कुछ इसमें सारांश दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या दे रखा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आता है और वीडियो आपको समझ में आती है, चैप्टर समझ में आता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल है आपका सब्जेक्ट टीचिंग। तो थैंक यू।